स्वागत है फिर से आपका। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह। सीटेट को लेकर हम सिविक्स वाला पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं मेकिंग अ लिविंग, आजीविका के साधन। तो ग्रामीण क्षेत्र के आजीविका के साधन हमने देख लिए, शहरी क्षेत्र के आजीविका के साधन हमने देख लिए कि गांव में रहने वाले व्यक्ति अपना जीवन यापन करने के लिए पैसा कैसे कमाते हैं, और शहरी क्षेत्र में जो लोग हैं अपना जीवन यापन करने के लिए पैसा कैसे कमाते हैं। तो दोनों को पढ़ने के बाद हमें ये समझ आया कि ग्रामीण जो क्षेत्र का जीवन है और शहरी क्षेत्र का जो जीवन है, दोनों में अंतर है बहुत। ग्रामीण क्षेत्र में लोग खेती पर ज़्यादा निर्भर करते हैं, पशुपालन पर ज़्यादा निर्भर करते हैं, मजदूरी का काम बहुत करते हैं दूसरे के खेतों में। वहीं शहर में हमें देखने को मिलता है, शहर में लोग दुकान भी लगाते हैं, वेंडर रोड किनारे दुकान लगाते हैं, स्ट्रीट शॉप, है ना, शोरूम भी खोलकर बैठे हुए हैं, सेल्समैन भी हैं बहुत से, मार्केटिंग मैनेजर भी हैं बहुत से। तो ये अपना आजीविका चलाते हैं। तो ये तो बात समझ में आ गई कि अर्बन लाइफ इज डिफरेंट फ्रॉम रूरल लाइफ। यहीं पे हमने छोड़ा था लास्ट क्लास में। अर्बन लाइफ इज डिफरेंट फ्रॉम रूरल लाइफ। तो पीपल ऑफ अर्बन एरियाज आर एंगेज्ड इन डिफरेंट एक्टिविटीज। सम आर रिक्शा पुलर्स, सम आर वेंडर्स, सम आर बिजनेस पर्सन्स, सम आर शॉपकीपर्स एटसेट्रा। अब शहर में जो लोग हैं वो अलग अलग कामों में संलग्न रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं अपनी आजीविका कमाने के लिए। जैसे रिक्शा चलाना, वेंडर का काम करना, बिजनेसमैन होते हैं बहुत, कुछ दुकानदार होते हैं एटसेट्रा। दीज पीपल वर्क ऑन देयर ऑन, ये खुद से काम करते हैं। दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाई एनीवन, ये किसी के यहाँ काम नहीं करते, ये खुद का काम करते हैं। दे आर ऑलमोस्ट 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर इन द कंट्री वर्किंग इन अर्बन एरियाज। अब देखो, शहरी क्षेत्र में जो रोड किनारे दुकान लगाते हैं उनकी संख्या लगभग आपकी एनसीईआरटी में बताई गई है 1 करोड़। समझ रहे हैं, ज्यादा ही है इससे। इन द अर्बन मार्केट वन कैन फाइंड अ वेराइटी ऑफ शॉप। अर्बन मार्केट में, शहरी बाजार में अलग अलग प्रकार की दुकानें हमें देखने को मिलती हैं। मिठाई बेचने की दुकान, खिलौनों की दुकान, कपड़ों की दुकान, फुटवियर की दुकान एटसेट्रा। देयर आर गारमेंट शोरूम टू, और कपड़ों के शोरूम भी होते हैं, वो भी हमें देखने को मिलते हैं। देयर आर सेवरल बिजनेस पर्सन इन द मार्केट, बाजार में बहुत से बिजनेस लोग पर्सन भी होते हैं। हु मैनेज देयर ऑन शॉप्स एंड बिजनेस, जो अपना बिजनेस खुद चलाते हैं, दुकान खुद चलाते हैं। दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाई एनीवन, किसी के यहाँ काम नहीं करते ये, बट दे डू एम्प्लॉय अ नंबर ऑफ अदर वर्कर्स एज अ सुपरवाइजर एंड हेल्पर। ये किसी के यहाँ काम नहीं करते, लेकिन ये अपने यहाँ बहुत से लोगों को रोजगार दे देते हैं, नौकरी पे रख लेते हैं। ठीक है, सुपरवाइजर बना के रख लेते हैं या हेल्पर बना के रख लेते हैं। अर्बन मार्केट है स्मॉल ऑफिसेस, शॉप्स। जो शहरी बाजार है उसमें छोटे छोटे ऑफिस भी देखने को मिलेंगे आपको, दुकान भी देखने को मिलेगी दैट प्रोवाइड सर्विसेज, वो सर्विस देते हैं, जैसे कि बैंक हो गया, कोरियर सर्विस हो गया और अदर्स। नंबर ऑफ डेली वेजेस, वेज लेबरर्स भी होते हैं जो दिहाड़ी कमाते हैं, कैन बी फाउंड इन द सिटी। दे वर्क एज अ हेल्पर्स टू मेंशंस, और ये हेल्पर का काम करते हैं। सेवरल अर्बन पीपल आर एंगेज्ड इन अ फैक्ट्रीज, बहुत से लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, जैसे गारमेंट की फैक्ट्री हो गई, कपड़े की कारखाना। गारमेंट की फैक्ट्री में मोस्ट वर्कर आर यूजली एम्प्लॉयड ऑन अ कैजुअल बेसिस, कैजुअल बेसिस पे उन्हें एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है कुछ टाइम के लिए, फिर निकाल दिया जाता है। दे आर रिक्वायर्ड टू कम एज एंड व्हेन द एम्प्लॉयर नीड्स देम, और कैजुअल बेसिस पे मतलब जब कंपनी को जरूरत होगी उनकी बुला लेते हैं, और जब जरूरत नहीं होगी, काम नहीं चल रहा है, तो घर भेज देते हैं। ठीक है, कैजुअल, परमानेंट नहीं होता। जॉब्स ऑन कैजुअल बेसिस आर नॉट परमानेंट, परमानेंट होती नहीं है। देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी, कोई जॉब सुरक्षा नहीं है, कभी भी हटाया जा सकता है। वर्कर आर एक्सपेक्टेड टू वर्क वेरी लॉन्ग आवर, वर्कर्स लंबे समय तक काम करते हैं। दे डू नॉट गेट एनी फैसिलिटी, और इनको सुविधा भी नहीं मिल पाती। बोलो, इतनी बात समझ में आई? देखो भैया, पूरी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी से ही पेपर आता है, इसलिए प्लीज रिवीजन पे ध्यान दें। हाँ, आप रिवीजन पे ध्यान दें, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है आपको। समझ गए? ठीक है गुरुजी, आगे चलें।
There are many workers in the city who work in offices. शहर में बहुत सारे वर्कर हैं जो ऑफिस में काम करते हैं, फैक्ट्री में भी काम करते हैं, सरकारी डिपार्टमेंट में भी काम करते हैं, है ना। और सरकारी डिपार्टमेंट में वो रेगुलर काम करते हैं, परमानेंट नौकरी होती है उनकी, सैलरी आती है। परमानेंट एंड रेगुलर वर्कर्स अवेल सेवरल बेनिफिट, बहुत सी सुविधाएं मिलती हैं उनको, जैसे कि ओल्ड एज के लिए सेविंग, छुट्टियां मिलती हैं, मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं, एटसेट्रा। लेकिन होता कहाँ है? परमानेंट जॉब में। ठीक, बड़े बड़े शहरों में हमने देखा है वर्किंग इन कॉल सेंटर हैज बिकम अ न्यू फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जैसे दिल्ली की बात करें, नोएडा की बात करें, गुड़गांव की बात करें, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, यहाँ पे कॉल सेंटर में भी काम करते हैं लोग। तो ये एक नए तरीके का एम्प्लॉयमेंट है। ठीक, कॉल सेंटर जनरली सेटअप एज अ लार्ज रूम्स with workstations that include a computer, telephone set and supervisor's station. India has become a major center not only for Indian companies but also foreign companies. हम जो कॉल सेंटर चला रहे हैं भारत में, वो न सिर्फ हम भारत की कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं, बल्कि विदेशी कंपनियों के लिए भी हम बहुत सारा काम करते हैं उन कॉल सेंटर के द्वारा, और हम अर्निंग करते हैं उससे। ठीक है, अब देखो टर्म्स दिए हैं यहाँ पे लास्ट में कि वेंडर क्या होता है? वन हु सेल्स थिंग्स ऑफ डेली यूज बाय गोइंग डोर टू डोर। वेंडर क्या है? ऐसा व्यक्ति जो डेली यूज का सामान है हर दरवाजे पर जाकर बेचता है, घर घर जाता है। अर्बन एरियाज, तो टाउन और सिटीज को अर्बन एरियाज कहते हैं। बिजनेस पर्सन वो है जो अपनी लाइवलीहुड चलाता है अपने आप को किसी बिजनेस में इन्वॉल्व करके। एम्प्लॉयर वो है जो किसी दूसरे को नौकरी देता है, उसे एम्प्लॉयर कहते हैं। कैजुअल वर्कर वो हैं जो टेम्परेरी वर्क में इन्वॉल्व रहते हैं, परमानेंट काम उन्हें नहीं मिलता है पूरे साल। लेबर चौक वो होता है ऐसी जगह शहर में जहां पर लोग काम की तलाश में एक जगह इकट्ठा होके खड़े हो जाते हैं काम की तलाश में, उसे कहते हैं लेबर चौक। कॉल सेंटर बड़े बड़े रूम होते हैं जो काम करते हैं इंडिया की कंपनीज के लिए भी और विदेशी कंपनियों के लिए भी, ये हमने समझ लिया। अभी हॉकर कौन होते हैं? वन हु सेल्स थिंग्स बाय गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आस्किंग पीपल टू बाय देम। हॉकर फेरी वाले, फेरी वाले होते हैं जो जगह जगह जाके घूम घूम कर सामान बेचते हैं और लोगों से पूछते हैं कि आपको चाहिए, ये चाहिए तो ले लो मेरे पास है, नहीं चाहिए तो जयराम जी की पानी मिल जाए तो पानी पिला दो, गर्मी का टाइम बहुत है, पानी पिलाते रहना चाहिए। कोई अगर आपके घर के बाहर आ रहा है, खड़ा है, निकल रहा है, तो एक बार पानी की जरूर पूछ लें आप उनसे। ठीक है, हाँ, बड़ा पुण्य का काम है। दोस्त अगला चैप्टर 5 सीटेट के सिलेबस का, चैप्टर 5 में बताया गया है डेमोक्रेसी के बारे में। डेमोक्रेसी भैया बहुत बड़ा मुद्दा है ये। लोकतंत्र, लोगों के द्वारा सरकार चुनी जाएगी और वो सरकार लोगों के लिए काम करेगी। ठीक है, यही है लोकतंत्र। अब देखो, डेमोक्रेसी इज डिफाइंड एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द चॉइस ऑफ द पीपल। लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें शासकों का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें शासकों का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है दोस्त। So the difference between democratic and non-democratic government is that the power to elect representative lie in the hands of the people. डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अंतर यही होता है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, प्रजातांत्रिक सरकार होती है, उसे उसके लोगों के द्वारा ही चुना जाता है, और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो है जहां पर सरकार को वहां के लोग नहीं चुनते। ठीक है, एग्जाम्पल भी दिए हैं आपके सामने, पूछा जाएगा भाई साहब। म्यांमार की बात की गई है, म्यांमार, म्यांमार की बात की गई है। द आर्मी कमांडर बिकम्स द रूलर एंड पीपल हैव नो रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। अब जो आर्मी का कमांडर होता है म्यांमार में, म्यांमार में शासन कौन करता है? म्यांमार में जो आर्मी का कमांडर होता है वही शासन करता है, वही शासक होता है।
आर्मी का कमांडर ही शासक होता है, मिलिट्री रूल है। यहाँ पे लोगों का कोई रोल नहीं है उनको चुनने में, ठीक है। तो ये हो गई नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सऊदी अरब देखो, सऊदी अरब में रूलर्स कम फ्रॉम रॉयल फैमिलीज। सऊदी अरब में शासक शाही परिवार से ही होते हैं। पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग, और जनता निर्णय लेने में भाग नहीं लेती है, निर्णय कराने में। अब लोकतंत्र की विशेषताएं क्या हैं दोस्त? लोकतंत्र की विशेषताएं क्या हैं? तो भैया प्रॉपर ट्रांसपेरेंट वे में चुनाव होना चाहिए, सबसे पहली शर्त तो यही है मेरे ख्याल से, ठीक है। हाँ यही है। देखो, चुनाव करवाएं, ऐसा नहीं है किसी परिवार के व्यक्ति को ही आगे बढ़ाते जाओ। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए बिना धांधली के। इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली विदाउट प्रेशर और फ्रॉड। रेगुलरली होते रहने चाहिए चुनाव, जैसे 5 साल में हो रहे हैं तो हर 5 साल में चुनाव होते रहें। जनता जिसको पसंद करेगी उसको चुनाव में वोट देकर जिताएगी और सरकार बनाएगी। मेजॉरिटी रूल, यानी कि चुनाव जब होते हैं तो उसमें जो पार्टी बहुमत में आती है, जो पार्टी सबसे ज्यादा सीट जीतती है, बहुमत में आती है, वही शासन करेगी। इसे कहते हैं मेजॉरिटी रूल। डिसीजंस आर टेकन अकॉर्डिंग टू द मेजॉरिटी ओपिनियन व्हाइल प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी राइट्स। बहुमत का शासन, बहुमत के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं और अल्पसंख्यकों के अधिकार को सुरक्षित रखा जाता है। फिर भी प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, जो हमें अधिकार मिले हुए हैं जनता को, उनकी सुरक्षा। तो अभिव्यक्ति और धर्म की स्वतंत्रता जैसे मूल अधिकार सुरक्षित होते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। नहीं सुरक्षित होंगे तो अगली बार वोट नहीं देंगे। सरकार की जवाबदेही होती है। कुछ भी काम होगा सरकार को जवाब देना पड़ेगा, क्यों हुआ ये। तो सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। फिर है रूल ऑफ लॉ, लॉ अप्लाइज इक्वली टू ऑल सिटीजन इंक्लूडिंग रूलर्स। चाहे वो शासक हो या शासित वर्ग, यानी कि जनता हो या सरकार के शामिल कोई व्यक्ति, कानून सबके लिए बराबर है। और रूल ऑफ लॉ यानी कि विधि का शासन। संविधान जो है, विधि का शासन मतलब संविधान जो है वो सबके लिए बराबर है, सब लोग उसको फॉलो करेंगे, जो नहीं करेगा उसको सजा मिलेगी। सिटीजन पार्टिसिपेशन, लोकतंत्र में ये अहम भूमिका है लोगों की, लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। सिटीजन्स एक्टिवली पार्टिसिपेट थ्रू वोटिंग एंड डिस्कशन। जो भारत के नागरिक हैं वो भारत की सरकार चुनने में वोटिंग के जरिए, वोटिंग के आधार पर भागीदार बनते हैं और अपना एरिया से अपना प्रतिनिधि चुनकर, रिप्रेजेंटेटिव चुनकर संसद में भेजते हैं। मेजर डिसीजन बाय द इलेक्टेड बॉडी लीडर्स, निर्वाचित नेताओं द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णय। यहां बताया गया है, देखो 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ओवरथ्रोज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने, आर्मी के चीफ, उन्होंने पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ही फेंक दिया उखाड़ के। 2002 में अपने आप को इन्होंने 5 साल के लिए राष्ट्रपति घोषित कर दिया। ही पास द लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर अलाउइंग डिसमिसल ऑफ असेंबली, और असेंबली को डिसमिस कर दिया, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली। ऑल्दो इलेक्शंस वर हेल्ड, रियल पावर रेस्टेड विद द मिलिट्री। इलेक्शन तो हो गए लेकिन वास्तविक शक्ति किसके पास है? मिलिट्री के पास। तो पाकिस्तान अंडर मुशर्रफ वॉज नॉट डेमोक्रेटिक। पाकिस्तान में जब मुशर्रफ का शासन था, परवेज मुशर्रफ का, तो लोकतंत्र नहीं था पाकिस्तान में, ठीक है। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन होना चाहिए। चाइना में इलेक्शंस आर हेल्ड एवरी 5 years फॉर द नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ओनली कम्युनिस्ट पार्टी मेंबर्स आर अलाइज कैन अनटेस्ट इलेक्शन। केवल एक पार्टी को ही अधिकार है चुनाव लड़ने का, तो ये डेमोक्रेसी नहीं हुई। मैक्सिको में पीआरआई वॉन इलेक्शंस कॉन्टिन्यूसली टिल 2000 तक पीआरआई ही जीतती रही। डेमोक्रेसी रिक्वायर्स फेयर कंपटीशन वेयर रूलिंग पार्टीज कैन लूज इलेक्शन। डेमोक्रेसी में जो है फेयर कंपटीशन होना चाहिए, जहां पे रूलिंग पार्टी भी चुनाव हार सकती है, ऐसा भी होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि रूलिंग पार्टी कभी चुनाव हार ही नहीं रही है।
तो ये डेमोक्रेसी नहीं कहला पाएगी। एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज, इंडिया और यूएसए, ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। फिर है आपका वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। पॉलिटिकल इक्वालिटी इज द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। राजनीतिक समानता ही लोकतंत्र की अवधारणा है। राजनीतिक समानता ही लोकतंत्र की अवधारणा है भाई साहब, ठीक है। Women's were denied voting rights in Saudi Arabia until 2015। 2015 तक सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। एस्टोनिया देश की बात की गई है। एस्टोनिया, रशियन माइनॉरिटीज फेस वोटिंग रेस्ट्रिक्शंस। एस्टोनिया में और रसिया में माइनॉरिटीज को वोटिंग के अधिकार नहीं थे। फिजी, फिजी का बताया गया है, फिजी सिस्टम फेवर्ड इंडिजीनियस पीपल ओवर इंडियन फिजीज। इंडियन फिजियंस, इससे ज्यादा वैल्यू किसको दी जाते थे? इंडिजीनियस पीपल को। सच प्रैक्टिसेस वायलेट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। ऐसी अगर प्रथाएं प्रैक्टिसेस चलती रही तो वो लोकतांत्रिक सरकार का सत्यानाश कर देती हैं। रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। विधि का शासन होना चाहिए और अधिकारों का सम्मान करना चाहिए जनता के। जिम्बाब्वे बिकम इंडिपेंडेंट इन 1980। जिम्बाब्वे 1980 में इंडिपेंडेंट बना अंडर रॉबर्ट मुगाबे। रॉबर्ट मुगाबे के नेतृत्व में स्वतंत्र हुआ। इलेक्शंस वर मैनिपुलेटेड टू कीप हिज पार्टी इन पावर। इलेक्शन में धांधली की गई इनकी पार्टी को सत्ता में बनाए रखने के लिए, ठीक है, ध्यान देंगे आप। मीडिया वॉज कंट्रोल एंड क्रिटिसिज्म वाई रेस्ट्रिक्टेड। मीडिया को कंट्रोल में नहीं किया जाना चाहिए, आलोचना पर रोक थी। सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया गया, ये भी डेमोक्रेसी नहीं है। अब डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में आर्गुमेंट क्या है? तो सरकार का बार बार बदलना अस्थिरता लाता है, ऐसा ये बोल रहे हैं, नहीं बदलनी चाहिए सरकार, तो ये कह रहे हैं डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। निर्णय लेने में देरी होती है, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भ्रष्टाचार बढ़ाती है, मतदाता जागरूक नहीं हो सकते, है ना। अब डेमोक्रेसी के फेवर में, पक्ष में कौन से तर्क हैं? लोकतंत्र जवाबदेह प्रणाली है, यह निर्णयों की गुणवत्ता सुधारता है, संघर्षों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाता है, यह नागरिकों की गरिमा बढ़ाता है, उनकी वैल्यू बढ़ती है क्योंकि वही सरकार चुनेंगे, यह गलतियों को सुधारने का अवसर देता है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में है और वो गलत काम कर देती है तो सरकार चली जाएगी उसकी, अगली बार वो सचेत रहेंगे कि अगली बार अगर हम चुन के आए तो अब गड़बड़ नहीं करेंगे, ठीक है, सुधरने का मौका देता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में निर्वाचित नेता जनता की ओर से शासन करते हैं। इंडिया में जो लोकतंत्र है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, यानी कि हम डायरेक्ट संसद में नहीं जाते हैं लेकिन अपने एरिया से प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं और वो सरकार में भाग लेता है, निर्णय लेने में भाग लेता है। बड़ी जनसंख्या में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है कि हम डायरेक्ट सरकार को सलाह दे पाए। 146 करोड़ हो रहे हैं हम, ज्यादा भी हो जाएंगे अब कुछ दिनों में। नागरिकों के पास हर निर्णय लेने का समय और कौशल नहीं होता है, इसलिए वो एक रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं संसद में। लोकतंत्र को समझना उसे बेहतर बनाने में मदद करता है, ठीक है। फिर है भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज चलता है, यानी कि 18 साल से ऊपर का बच्चा व्यक्ति वोट दे सकता है। संविधान भारत को संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। हर 5 साल में चुनाव होते हैं, चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराता है। लोकतंत्र के गुण क्या होने चाहिए? तो लोकतंत्र के गुण होने चाहिए भाई, यह नागरिकों की गरिमा बनाए रखता है, यह शासन की गुणवत्ता सुधारता है, यह संघर्षों का समाधान करता है, यह जवाबदेही सुनिश्चित करता है, यह संविधान का पालन करता है, ठीक है। फिर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मैंने आपको बता दी, इसे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी कहते हैं, जहां जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है और जनता के आधार पर वो प्रतिनिधि सरकार में भाग लेता है और नीति निर्माण में काम करता है, ठीक है। चुनाव कब निष्पक्ष कहलाते हैं? जब जनता के पास वास्तविक विकल्प हो, चुनाव निष्पक्ष कहलाते हैं। रेफरेंडम क्या है? जनमत संग्रह क्या है? तो रेफरेंडम इज अ डायरेक्ट वोट बाय सिटीजंस ऑन एन इशू। सरकार का कोई भी मुद्दा है उस पर डायरेक्ट जनता से वोट करा लिया जाए कि जनता क्या सोचती है उसके बारे में, होना चाहिए या नहीं।
तो इसे कहते हैं जनमत संग्रह यानी कि रेफरेंडम। समझ गए आप? ठीक है। तो 5 चैप्टर हम सीटेट के सिलेबस के सिविक्स पोर्शन के कंप्लीट कर चुके हैं एनसीईआरटी बेस्ड। 6 चैप्टर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।